बारिश तेजी से हो रही थी। अंशी भागकर देव को कसकर गले लगाते हुए रोते हुए बोली, बहुत प्यार करती हूँ आपसे, बहुत प्यार, इतना कि हम खुद भी नहीं जानते। इतना सुन देव के होंठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। देव ने भी अंशी को कसकर गले लगा लिया और बाहों में भरते हुए अंशी रोते हुए बोली, बहुत प्यार करती हूँ आपसे, बहुत। ये 2 हफ्ते हमने आपके बिना कैसे बिताए हैं सिर्फ़ और सिर्फ हम ही जानते हैं। हर दिन आपको याद करते हैं, हर दिन आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते थे पर नहीं मिल सकते थे क्योंकि हमने बाबा को वचन दिया था कि हम अपनी रियासत संभालेंगे और अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। आपके पास आते तो फिर कभी दूर नहीं जा पाते आपसे। उस दिन अगर आपसे मिलते तो फिर आ नहीं पाते हम यहाँ, पर नहीं रह सकते अब आपके बिना और अपनी ज़िंदगी से भी भाग नहीं सकते। देव अंशी की एक एक बात को ध्यान से सुन रहा था। देव अंशी के गले लगकर रो रही थी। अंशी वो आज अपने अंदर के सारे दर्द को, सारी तकलीफ़ों को बाहर निकाल देना चाहती थी। देव अंशी को खुद से दूर करना चाहा तो अंशी और कस के देव को गले लगा देती है कि देव उससे कभी दूर न जाए। देव ने भी अंशी को और कस के गले लगा लिया। अंशी को वैसे ही गले लगाए बोला, किसने कहा कि तुम मेरे पास आओगी तो तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां छोड़नी होगी। इतना सुन अंशी हैरान से देव से अलग हुई और उसके चेहरे की तरफ देखने लगी तो देव अंशी के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोला, मैं हर फैसले पर, हर कदम तुम्हारा साथ दूंगा अंशी। तुम्हारी हर जिम्मेदारियाँ अब मेरी भी जिम्मेदारियाँ हैं। तुम्हारे बाबा को दिया गया हर वादा अब मेरा भी वादा है। तुम अपनी रियासत अपने हिसाब से संभाल सकती हो और ज़रूरत पड़ने पर मैं हर वक्त तुम्हारा साथ दूंगा। इतना सुन अंशी उसको गले लगा लेती है और बोली, आप हमसे नाराज़ तो नहीं है ना? उस दिन हम बिना बताए इंदौर चले आए। इतना सुन देव के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। देव बोला, हाँ नाराज़ तो हूँ और बहुत नाराज़ हूँ तुमसे। इतना सुन अंशी देव से अलग होते हुए बोली, आप सच में अभी तक हमसे नाराज़ हैं? हाँ हूँ, पर तुम मेरी नाराज़गी दूर कर सकती हो। इतना कह देव ने अंशी को अपनी बाहों में उठा लिया और अंदर ले आया। देव ने अंशी को बिस्तर पर बिठा दिया। अंशी अपनी नज़रें झुकाए कांपते हुए बैठी थी। देव अंशी के पास बैठ उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोला, अब मैं बात हुई कि मेरी नाराज़गी कैसे दूर करोगी तुम? अंशी अपनी नज़र झुकाए बोली, कैसे? देव अंशी के कांपते होठों की तरफ देखते हुए बोला, ऐसे करना। इतना कह देव अंशी के कांपते हुए होठों पर अपने होठ रख देता है। अंशी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। देव अंशी के हाथों को अपने हाथों में जकड़ लेता है। आज दोनों का इंतज़ार ख़त्म हुआ था। आज देव को उसकी मोहब्बत मिल चुकी थी और अंशी को उसकी मोहब्बत। बाहर अभी भी बारिश हो रही थी, मोहब्बत भरी बारिश। इधर दिशा ऋषि को घर ले आई थी। ऋषि ने दिशा को बहुत ज़्यादा परेशान किया। दिशा को ऋषि पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो बड़बड़ाते हुए ऋषि को अंदर ले आई। दिशा ने एक हाथ से दरवाज़ा बंद किया और ऋषि को कमरे में ले आई। दिशा ऋषि को बिस्तर पर ले आई। ऋषि लड़खड़ाते कदमों से चल रहा था। अचानक से दोनों बिस्तर पर गिर गए। दिशा ऋषि के नीचे थी। ऋषि बहुत प्यार से दिशा को देखते हुए नशे में बोला, आई लव यू दिशा। इतना सा दिशा के दिल की धड़कनें बढ़ गईं। दिशा ऋषि को खुद से दूर करते हुए बोली, ऋषि हटो, तुम अभी बिल्कुल भी होश में नहीं हो। इतना सुन ऋषि बोला, प्लीज़ दिशा, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। मुझे छोड़कर कभी मत जाना। आई प्रॉमिस, मैं अपनी लिमिट क्रॉस कभी नहीं करूंगा। इतना सुन दिशा की आंखें भर आईं। ऋषि के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, इतना प्यार करते हो मुझसे कि नशे में होने पर भी अपनी लिमिट बता रहे हो? ऋषि ने अपनी आंखें बंद की, आंखें खोली और दिशा की तरफ देखते हुए बोला, हाँ। दिशा बोली, तुमने ड्रिंक क्यों की? क्योंकि मैं तुम्हें किसी और के साथ बिल्कुल नहीं देख सकता। इतना सुन दिशा कस के ऋषि को गले लगा लेती है और बोली, आई लव यू ऋषि, आई रियली रियली लव यू। बहुत प्यार करने लगी हूँ तुमसे। ऋषि भी नशे में बोला, आई लव यू टू दिशा। सुबह का वक्त, अंशी का महल। अंशी सुबह उठकर अपने कमरे में रेडी हो रही थी। देव अभी तक सो रहा था। अंशी रेडी होकर नीचे जाने को हुई।
उसके सोते हुए देव की तरफ देखा तो अंशी को रात की सारी बातें याद आ गई। अंशी मुस्कुरा दी। अंशी नीचे जाने के लिए दरवाज़ा खोलने ही जा रही थी कि पीछे से देव उसके कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। अंशी को जब देव का एहसास होता है तो अपनी आंखें बंद कर लेती है और धीरे से बोली, आप उठ गए? देव अंशी को अपनी तरफ कर उसके चेहरे को देखते हुए बोला, अब फिर मुझे बिना बताए छोड़कर जा रही हो? अंशी देव की तरफ देखते हुए बोली, आप सो रहे थे ना, इसलिए आपको उठाया नहीं। ठीक है, पर अगली बार ध्यान रहे कि मुझे बिना बताए कहीं मत जाना। ये सब अभी मुझे एक सपना लगता है। मैं इस सपने को टूटने नहीं देना चाहता हूँ। जीना चाहता हूँ मैं हर एक पल को तुम्हारे साथ। इतना सुन अंशी देव के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बहुत प्यार से बोली, ये सब सपना नहीं है देव, ये सच है। देव अंशी का हाथ पकड़ बोला, जानता हूँ पर फिर भी यकीन नहीं हो पा रहा है अंशी। अंशी देव के चेहरे को अपने हाथों में ले बोली, आपको यकीन नहीं आ रहा है कि ये सच है? इतना कह अंशी ने देव के होंठों पर अपने होंठ रख लिए और जाने लगी कि देव अंशी को कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब कर लेता है और अपने होंठों पर उसके होंठ रख देता है। अंशी जाने को हुई कि देव ने उसको अपनी तरफ खींच लिया। इतने में ही अंशी खिड़की के पर्दों को हटा देती है। अचानक से रोशनी आने पर देव की नींद खुल जाती है। देव उठकर बैठ गया। देव ने सामने देखा अंशी पर्दे हटा रही थी। इसका मतलब देव सच में सपना देख रहा था। अंशी देव की तरफ देखते हुए बोली, आप उठ गए, चलिए अब जल्दी से रेडी हो जाइए। देव बेड से उठ अंशी के पास आया और बोला, इसका मतलब अभी तुमने कुछ नहीं किया, मैं सपना देख रहा था। अंशी हैरानी से बोली, क्या नहीं किया मैंने? देव बोला, कुछ नहीं। अंशी फिर से बोली, अच्छा आप जाइए, आप रेडी हो जाइए, और कितना वक्त हो गया है। देव मुंह बनाकर बिना कुछ बोले वॉशरूम चला गया। अंशी खुद से ही बोली, अब इन्हें क्या हो गया यार। इतने में अंशी का फ़ोन बजा। अंशी ने फ़ोन उठाया। फ़ोन शारदा जी का था। अंशी वहीं बेड पर बैठकर शारदा जी से बातें करने लगी। कुछ देर बात करने के बाद अंशी ने फ़ोन कट कर दिया और बाहर जाने लगी कि इतने में देव बोला, अंशी प्लीज़ मेरी तौलिया दे सकती हो, मैं अपनी तौलिया बाहर ही भूल गया हूँ। अंशी कुछ नहीं बोली। वो बस कवर्ट से तौलिया निकालकर वॉशरूम के बाहर आई और बिना कुछ बोले अपनी नज़रें झुकाए दरवाजे के बाहर से देव की तरफ तौलिया बढ़ा दी। देव अंशी को ऐसे शर्माता हुआ देखता है तो मुस्कुरा देता है और जानबूझकर अंशी का हाथ पकड़ लेता है। अंशी देव के ऐसे हाथ पकड़ने से कांप उठती है। अंशी बिना देव की तरफ देखे धीरे से बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? देव मुस्कुराते हुए बोला, अपनी इकलौती बीवी का हाथ पकड़ रहा हूँ। अंशी कुछ नहीं बोली, बस अपनी नज़रें झुकाए देव से अपना हाथ छुड़ाने लगी। देव बिना कुछ बोले एक झटके से अंशी का हाथ पकड़ अंदर खींच लेता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। अंशी ने देखा देव ने पहले से ही तौलिया ले रखी थी। अंशी अपनी नज़रें झुकाए अपने कदम पीछे करते हुए बोली, आपने हमसे झूठ कहा, तो आपके पास तो तौलिया पहले से है। देव मुस्कुराते हुए अंशी की तरफ बढ़ते हुए बोला, हाँ ले रखी है मैंने तौलिया। अंशी अपनी कदम पीछे कर रही थी। इस बार अंशी जाकर दीवार से टकरा गई। देव अंशी के बहुत पास आकर अपने दोनों हाथ अंशी के अगल बगल टिकाकर खड़ा हो जाता है। अंशी तो अब कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। अंशी अपनी नज़रें नीचे किए हुए हकलाते हुए बोली, आप? देव अंशी की ऐसे देखकर मुस्कुरा रहा था। इतना कह देव अंशी के होंठों के करीब आने लगा तो अंशी ने अपना मुंह फेर लिया और धीरे से बोली, आप कब से भीगे हुए हैं और कल भी बारिश में भीगे थे, तो आपको सर्दी ना लग जाए, आप जाइए चेंज कर लीजिए। इतना सुन देव ने अचानक से शावर ऑन कर दिया और अंशी भी भीग रही थी। अंशी की कमर में हाथ डाल उसे अपनी तरफ खींच लिया। देव का ठंडे हाथों को अपने शरीर पर महसूस करके अंशी की आंखें बंद हो गईं। अंशी देव के करीब होने से कांप रही थी। उसके पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ रही थी। देव और अंशी अब दोनों ही भीग चुके थे। देव अंशी के चेहरे की तरफ देखा। अंशी अपनी आंखें बंद किए हुए कांप रही थी। देव अंशी के चेहरे पर बन रही गीले बालों को अपनी उंगलियों से उसके कानों के पीछे करता है और झुककर अंशी की गर्दन पर अपने होंठ रख देता है। अंशी चौंक जाती है। अंशी ने देव को और कसकर पकड़ लेती है। देव
अंशी के गर्दन को अपने होठों से छूते हुए उसके कंधे को छू रहा था। देव के हाथ अंशी की कमर पर कस रहे थे। अंशी आंखें बंद किए हुए कांप रही थी। देव अंशी के कांपते हुए होठों के करीब आने लगा और देव अंशी कांपते होठों को अपने होठों से छूने ही वाला था कि अंशी को देव धक्का दे खुद दरवाज़ा खोलकर बाहर भाग गई अंशी। देव बाहर आने को हुआ कि अंशी ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया बाहर से। देव बस मुस्कुरा दिया। अंशी दरवाजे से टिककर अपनी आंखें बंद किए हुए गहरी गहरी सांस ले रही थी। अंशी ने खुद को संभाला और कबर्ड से अपने कपड़े लिए और वॉशरूम का दरवाज़ा खोल जल्दी से दूसरे कमरे में चली गई। कुछ देर बाद अंशी चेंज करके बाहर आई। आईने में खुद को देखा तो शर्मा गई। अंशी नीचे आई। कुछ देर बाद देव भी रेडी होकर नीचे आया। वहीं दूसरी तरफ इधर दिशा ऋषि को कब से जगा रही थी। ऋषि उठ ही नहीं रहा था। दिशा गुस्से से बाल्टी भरकर पानी लाई और ऋषि के ऊपर उड़ेल दिया। ऋषि चौंक कर उठा। ऋषि अपने चेहरे से पानी पोंछते हुए गुस्से से दिशा की तरफ देखते हुए बोला, पागल लड़की, क्या किया तुमने ये? तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? दिशा ऋषि की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा ये तुम्हारा कमरा है? लगता है कल रात के नशे का भूत अभी तक नहीं उतरा है सर जी। ऋषि ने अजब दिशा की बातों को गौर किया तो इधर उधर देखने लगा। ऋषि अपने कमरे में नहीं था, पर ऋषि को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। ऋषि दिशा की तरफ देखते हुए बोली, कल रात क्या हुआ? मुझे कुछ भी याद नहीं है और मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। और मैं यहाँ कैसे आया? और ये तुम्हारा घर, मैं कैसे आ सकता हूँ? और तुम यहाँ इतना के? ऋषि ने अपना सर पकड़ लिया। ऋषि को कुछ याद ना आता देख दिशा की आंखें नम हो गई थी। दिशा ने कल रात ऋषि को अपने दिल की बात बता दी थी और दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। दिशा ऋषि की तरफ देखते हुए बोली, सच में ऋषि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? ऋषि बोला, सच में दिशा मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तुम प्लीज़ मुझे बता सकते हो कि कल रात क्या हुआ है और हम यहाँ कैसे आए? दिशा ऋषि की तरफ हैरानी से देख रही थी और एकदम से उसकी आंखें भर आती हैं। इंदौर शहर, अंशी का महल। अंशी नाश्ते की टेबल के पास बैठकर देव का इंतज़ार कर रही थी। कुछ देर बाद देव भी रेडी होकर नीचे आया और नाश्ता करने लगा। नाश्ता करते हुए अंशी से बोला, रेडी हो जाओ, कुछ घंटे बाद हमें इलाहाबाद के लिए निकलना है। चाची जी ने तुम मुझे शाम तक दोनों को ही अर्जेंट बुलाया है। अंशी बोली, पर हम कैसे जा सकते हैं? यहाँ पर फैक्ट्री। देव अंशी की तरफ देखकर बीच में बोला, उसकी फ़िक्र तुम बिल्कुल मत करो, अब सब सही हो चुका है और मैंने शर्मा जी को से सारी बातें कर ली हैं। कुछ वक्त के लिए वो सब कुछ मैनेज कर लेंगे और वैसे भी अब मेरा मन नहीं लगेगा तुमसे दूर रहकर। ये सुनकर अंशी मुस्कुरा दी। ऋषि ने जब कहा कि दिशा मुझे कुछ भी याद नहीं है, तुम प्लीज़ मुझे बता सकती हो कि कल क्या हुआ है? इतना सुन दिशा की आंखें नम हो गई थी। दिशा खुद को संभाल ऋषि की तरफ देखते हुए बोली, कुछ नहीं, शायद तुमने गलती से कल ड्रिंक कर ली थी इसलिए तुम्हें यहाँ ले आई थी। मुझे लगा घर पर सब तुम्हें ऐसे देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे और थकावट की वजह से मुझे भी नींद आ गई तो मैं भी यहीं रुक गई, बस और कुछ नहीं। ऋषि दिशा के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, बस थकावट की वजह से तुम यहाँ रुकी थी? दिशा ने बोला, दिशा फिर से बोली, अच्छा ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बना लाती हूँ। इतना कि दिशा तेज़ कदमों से किचन से बाहर निकल गई। दिशा अब खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो अपने कम चेहरे पर हाथ रखकर ज़ोर ज़ोर से रो पड़ी। उसे कल रात की बातें यादें आने लगी। ऋषि और दिशा अपनी लिमिट क्रॉस नहीं कर रहे थे और नहीं करना चाहते थे, पर फिर भी ना चाह कर भी वे दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब थे। ये सोचकर ही दिशा की आंखों में आंसू आ गए थे। कुछ देर बाद ऋषि हॉल में दिशा को ढूंढते हुए किचन तक आया। दिशा किचन में खड़ी थी। ऋषि उससे कुछ बोल पाता उससे पहले ही ऋषि का फ़ोन बजा। ऋषि अपना फ़ोन पॉकेट से निकालकर हॉल में आ गया। रीमा जी का फ़ोन था। रीमा जी बोली, ऋषि बेटा, क्या तुम्हारी मीटिंग ख़त्म हो गई है? माँ, मीटिंग तो कल ही ख़त्म हो गई थी, ऋषि ने कहा। रीमा जी बोली, ऋषि तुम घर जल्दी से आ, बहुत इम्पोर्टेंट काम है। इतना सुन ऋषि बोला, इतना अर्जेंट क्या है माँ? तुम पहले घर तो आओ, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। इतना कि रीमा जी ने फ़ोन कट कर दिया।
दिशा ऋषि की आवाज़ सुन जल्दी से अपने आंसू को पोंछ लेती है और उसके बाद ऋषि के लिए चाय बनाती है। दिशा ऋषि को चाय देते हुए बोली, चाय। ऋषि चाय लेते हुए बोला, थैंक यू दिशा, माँ का फ़ोन था, माँ ने मुझे अर्जेंटली घर बुलाया है, तो तुम भी रेडी हो जाओ। दिशा ने अंदर कमरे में चली गई हाँ कहकर। कुछ देर बाद दोनों महल के लिए निकल गए। दिशा पूरे रास्ते कुछ नहीं बोल रही थी। ऋषि गाड़ी ड्राइव करते हुए बीच बीच में दिशा के चेहरे की तरफ देख रहा था। दिशा खामोशी से खिड़की के बाहर देख रही थी। यह देखकर ऋषि को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ ही देर बाद दिशा और ऋषि गाड़ी से बाहर निकलते हैं और महल के अंदर चले जाते हैं। ऋषि ने देखा आज महल में अलग ही रौनक थी। कुछ नौकर खिड़की और दरवाज़ों पर्दे बदल रहे थे, कुछ सफाई कर रहे थे। ऋषि पास के काम कर रहे थे। एक नौकर से कुछ पूछता है, इससे पहले ही उसका फ़ोन बजा। ऋषि ने फ़ोन उठाया। उधर से नील बोल रहा था, सर प्लीज़ आप जल्दी ऑफिस आ जाइए। ऋषि बोला, ओके ठीक है, मैं अभी आता हूँ। इतने में पीछे से रीमा जी आई और बोली, ऋषि पीछे पलट रीमा जी की तरफ देखते हुए बोला, जी हाँ माँ। रीमा जी बोली, बेटा मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। इतना सुन ऋषि बोला, आई एम सॉरी माँ, मुझे अभी इसी वक्त ऑफिस निकलना होगा, बहुत ज़रूरी काम है, मैं आपको बाद में मिलता हूँ। रीमा जी बोली, पर बेटा मेरी बात तो सुन लो। ऋषि जाते हुए बोला, माँ मुझे अर्जेंट ऑफिस जाना है। रीमा जी बोली, ठीक है, पर शाम 5 बजे से पहले पहले घर आ जाना। ऋषि जाते हुए जल्दी से बोला, ठीक है माँ, मैं आ जाऊँगा। इतना क्या ऋषि ऑफिस के लिए निकल गया। इतने में रीमा जी का फ़ोन बजा। रीमा जी ने फ़ोन उठाया और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ निकिता बेटा बोलो। उधर से एक लड़की बोली, नमस्ते आंटी, मुझे पूछना था कि मुझसे ये साड़ी वाड़ी नहीं पहनी जाती तो क्या मैं। वो इतना ही बोल चुकी थी कि रीमा जी मुस्कुराते हुए बोली, बेटा तुम्हें जो पहनना है तुम पहन सकती हो, तुम जो चाहे पहन सकती हो, और तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हें साड़ी पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर से निकिता बोली, थैंक यू सो मच आंटी, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। रीमा जी मुस्कुराकर बोली, आंटी आंटी क्या लगा रखा है, अब तो तुम मुझे माँ कहने की आदत डाल लो। निकिता मुस्कुरा दी। कुछ देर बात करने के बाद रीमा जी ने फ़ोन रख दिया। इतने में शारदा जी रीमा जी के पास आई तो रीमा जी मुस्कुराकर बोली, आपको पता है दीदी, मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो कब से चाहती थी कि मेरे ऋषि के लिए निकिता ही सही है, और वो दोनों बचपन के ही दोस्त हैं, और निकिता और ऋषि एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। अगर निकिता की माँ ने मुझसे बात नहीं की होती तो मैं जान ही नहीं पाती कि ऋषि निकिता को कितना पसंद करता है। निकिता मेरे ऋषि के लिए एकदम परफेक्ट है। शारदा जी भी ये सुनकर मुस्कुरा दी और बोली, अब चलो रीमा, बहुत तैयारियां बाकी हैं और शाम को निकिता के पेरेंट्स भी आ रहे हैं। रीमा जी बोली, हाँ दीदी चलो। दिशा अपने कमरे में ही थी। कुछ देर बाद जब दिशा बाहर आई, दिशा शारदा जी के पास देखते हुए बोली, आंटी जी आज इतनी तैयारियां क्यों हो रही हैं, कोई आ रहा है क्या। शारदा जी बोली, हाँ बेटा, हम लोग तुम्हें यही बताना भूल गए, निकिता ऋषिका की बचपन की दोस्त है और वो सब न्यूयॉर्क में रहते थे, बस कुछ दिन पहले ही यहाँ इंडिया वापस आए हैं। वो लोग निकिता और ऋषि के रिश्ते की बात करना चाहते हैं, और निकिता और ऋषि भी एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो इसलिए ये सब कुछ तैयारियां हो रही हैं। इतना कहकर शारदा जी वहाँ से चली गई। ये सब सुन दिशा को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। दिशा सुबह से इतनी परेशान थी, वो ये सब सुनकर तो और भी ज़्यादा परेशान हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। दिशा दौड़ते हुए अपने कमरे में आई और बिस्तर पर लेटकर अपना मुंह तकिए में छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। इतने में दिशा का फ़ोन वाइब्रेट हुआ, पर दिशा ने अपना फ़ोन नहीं देखा। दिशा का फ़ोन लगातार वाइब्रेट हो रहा था। इस बार दिशा ने अपने आंसू पोंछे और अपना हाथ बढ़ाकर टेबल पर से फ़ोन उठा लिया। अगले ही पल दिशा फ़ोन देखकर एकदम से शॉक्ड थी और हैरान थी। उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। वहीं शाम का वक्त। इधर कुछ देर बाद देव और अंशी भी महल वापस आ चुके थे। सब हॉल में ही थे। दीवान सिंह शारदा जी और रीमा जी के पैर छूकर आशीर्वाद दिया और बोली, माँ ये सब तैयारियाँ किस लिए। इस बार रीमा जी मुस्कुराकर बोली, अंशी बेटा, यही तो मैं तुम्हें खुद सरप्राइज़ देना चाहती थी, और इसलिए तो मैंने तुम लोगों को इंदौर से जल्दी वापस आने को कहा। अंशी ना समझी में अपना सर बोली, क्यों चाची जी। रीमा जी बोली, ऋषि की शादी के लिए। ऋषि की बचपन की दोस्त निकिता देसाई, आज उन्हीं की एंगेजमेंट की डेट फिक्स करना चाहते थे हम।
अंशी इतना सुन मुस्कुरा दी, पर देव को ये सब सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। देव बोला, क्या ऋषि को पता है कि निकिता और उसकी एंगेजमेंट की डेट फिक्स हो रही है आज? रीमा जी बोली, बेटा इसमें कहने की क्या बात है, मैं ऋषि की माँ हूँ और मुझे इतना हक है कि मैं उसकी शादी के फैसले खुद ले सकूँ। मैंने किसी से बात करने की कोशिश नहीं की और वो सुबह से ही ऑफिस में है। मैं बात करने की सोच रही थी लेकिन वो ऑफिस चला गया। वो लोग बातें कर ही रहे थे, इतने में निकिता और निकिता की फैमिली अंदर आ गई। रीमा जी देखी तो मुस्कुरा दी। उनके पास आई और निकिता की माँ सरिता जी की तरफ देखते हुए बोली, नमस्ते, अंदर आइए ना। शरतर जी और सूर्यकांत देसाई जी भी हाथ जोड़कर सबको नमस्ते करते हैं और सोफे पर आकर बैठ जाते हैं। निकिता रीमा जी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, आंटी जी नहीं दिख रही हैं बेटा? ऋषि ऑफिस किसी ज़रूरी काम से गया है, पर फ़ोन किया है, वो रास्ते में है, बस आ ही रहा है। कुछ देर ऐसे ही बातें करते रहे। अंशी ने नौकर से कहकर सबके लिए नाश्ता ले आई। कुछ देर बाद ऋषि भी अंदर आया। ऋषि सबको देखकर हैरान था। निकिता ने जब ऋषि को देखा तो भागकर उसके गले लग गई। ऋषि निकिता को खुद से दूर करते हुए बोला, निकिता तुम यहाँ? निकिता मुस्कुराकर बोली, मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? और तुम्हें मुझे यहाँ देखकर खुशी नहीं हुई? ऋषि बोला, नहीं निकिता, ऐसी बात नहीं है, इनफैक्ट मैं तो सरप्राइज़ हूँ यहाँ देखकर। इतने में सरिता जी बोली, बेटा अंदर भी आओ, सारी बातें वहीं पर करोगे क्या? ऋषि मुस्कुराते हुए अंदर आया और सबके पैर छुए। ऋषि को अभी तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, आखिरी सब हो क्या रहा है। तभी पंडित जी अंदर आए। रीमा जी और शारदा जी पंडित जी से हाथ जोड़कर नमस्ते करती हैं और बैठने को बोलकर खुद सोफे पर बैठ जाती हैं। ऋषि आंखों के इशारे से अंशी से पूछ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अंशी कुछ बोलती उससे पहले ही पंडित जी बोले, निकिता और ऋषि जी की कुंडली देखकर बताइए कि इनकी एंगेजमेंट की डेट कब फिक्स हो सकती है। ऋषि ने जब रीमा जी की बात सुनी तो वो हैरानी से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ऋषि रीमा जी की तरफ देखते हुए बोला, मॉम एंगेजमेंट निकिता की हो रही है तो मेरी कुंडली क्यों पंडित जी को दिखा रही हैं? सरिता जी बोली, बेटा तुम्हारी एंगेजमेंट तो निकिता से ही होगी ना, तो कुंडली भी तुम्हारी और निकिता की ही लगेगी ना। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। इतना सुन ऋषि हैरान रह गया। उसे इस बार बहुत गुस्सा आया। गुस्से से बोला, व्हाट, मेरी और निकिता की एंगेजमेंट? किसने कहा? मुझसे सच में इस बारे में कोई बात नहीं हुई किसी की। मॉम आपने मुझे बताया तक नहीं? ऋषि ने गुस्से में रीमा जी की तरफ देखते हुए कहा। रीमा जी बोली, बेटा मैं तुम्हें सुबह बताने वाली थी और तुम ही तो चले गए, और वैसे भी इसमें बताने वाली क्या ही बात है। निकिता और तुम बचपन के दोस्त हो, एक दूसरे को पसंद करते हो। ऋषि गुस्से से खड़े होते हुए बोला, किसने कहा मॉम कि मैं निकिता को पसंद करता हूँ? वो मेरी बचपन की दोस्त ज़रूर है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते। ऋषि को इतना गुस्से में देखकर सब खड़े हो गए। सूर्यकांत जी वीरेंद्र जी की तरफ देखते हुए बोले, मिस्टर सिंह ये सब क्या चल रहा है? आप यहाँ पर हम लोगों की बेइज्जती करने के लिए बुलाया है क्या? रीमा जी बोली, नहीं भाई साहब, ऋषि को पता नहीं था शायद, इसलिए वो ऐसे बर्ताव कर रहा है। ऋषि गुस्से से बोला, मैं निकिता से क्या किसी से भी एंगेजमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। इस बार ऋषि सबकी तरफ देखते हुए बोला, सॉरी अंकल आंटी, बट आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। रीमा जी गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, ऋषि ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? ऋषि इस वक्त बड़े भाई साहब सॉरी बोलोगे, पर ऋषि वैसे ही गुस्से में खड़ा रहा और कुछ नहीं बोल रहा था। सूर्यकांत जी ने देखा तो गुस्से से, निकिता को वहाँ से लेकर चलो। सूर्यकांत वीरेंद्र जी की तरफ देखते हुए गुस्से से बोले, आपने ये ठीक नहीं किया, यहाँ पर बुलाकर हमारी बेइज्जती की। मेरी बेटी से शादी करने के लिए लड़कों की लाइन लगी है, पर मैंने सोचा कि इतने दिनों की दोस्ती रिश्तेदारी में बदल दी जाए तो अच्छा होगा, पर शायद आपका बेटा बहुत बड़ी गलती कर रहा है, समझाइए इसे। इतना कह वो लोग निकिता को साथ लेकर चले गए। रीमा जी उन्हें रोकते हुए बोली, भाई साहब मेरी बात सुनिए ना, अब गुस्से से मत जाइए प्लीज़। रीमा जी गुस्से से ऋषि की तरफ पलट कर देखते हुए बोली, ऋषि ये सब क्या किया तुमने? तुम जानते भी हो इस रिश्ते की वजह से सूर्यकांत भाई साहब तुम्हारे बिजनेस में कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते थे। तुम्हें अंदाज़ा भी है वो कितने बड़े बिजनेसमैन हैं।
इतना सुन ऋषि हंसते हुए बोला, रियली मॉम? मैं अब तक यही सोच रहा था कि आपको इसमें क्या फ़ायदा हो सकता है। आप मेरी शादी निकिता से करवाने लगी तो आप मुझे बेच रही थी, है ना? इतना सुन देव बोला, चाची एक बिजनेस डील के लिए आप ऋषि की शादी निकिता से कराना चाहती थी? रीमा जी कुछ नहीं बोली तो ऋषि बोला, एक बात ध्यान से सुन लीजिए मॉम, मैं निकिता से क्या किसी से भी शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। मैं शादी भी उसी से करूँगा। आखिर कौन है वो लड़की जिसके लिए अपनी माँ से लड़ रहा है? ऋषि कुछ नहीं बोल रहा था तो रीमा जी गुस्से से बोली, तुम निकिता से ही शादी करोगे और सूर्यकांत भाई साहब से माफ़ी मांगोगे। इतना सुन ऋषि गुस्से से फूलदान उठाकर पटक देता है। कमरे में बैठी दिशा ने जब इतना शोर सुना तो भागकर नीचे आई। मैं दिशा से प्यार करता हूँ और उसी से ही शादी करूँगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। इतना सुन सब हैरानी से ऋषि की तरफ देखने लगे। देव खुश था, शायद उसे पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। दिशा नम आँखों से ये सब देख रही थी। रीमा जी गुस्से से दिशा को घूरे जा रही थी तो दिशा ऋषि की तरफ देखते हुए गुस्से से चिल्लाई, बस। सब दिशा की तरफ देखने लगे तो दिशा गुस्से से बोली, पागल हो तुम? और ये सब क्या लगा रखा है तुमने? हाँ, मैंने कब कहा तुमसे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? इतना सुन ऋषि हैरान हो गया। देव को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। ऋषि दिशा की तरफ बढ़ते हुए बोला, दिशा तुम ये सब क्या बोल रही हो? और दिशा तुमने ही तो कल। दिशा ऋषि की बात बीच में काटते हुए बोली, क्या मैंने? हाँ ऋषि, मेरी हंसी मजाक को तुमने इतना सीरियसली ले लिया? और तुम कैसे ले सकते हो इतना सीरियस? हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं बस, और हम दोनों के बीच ये प्यार कहाँ से आ गया? मैंने तुम्हारे बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा। ये सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। ऋषि की आंखों में आंसू भर आ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्या हो रहा है। दिशा ऐसा क्यों बोल रही है कि वो इससे प्यार नहीं करती? वो हैरान था दिशा को इस रूप में देखकर, उसकी बातों को सुनकर। तो हेलो एवरीवन, आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। और आपको क्या लगता है कि दिशा ने क्यों मना किया ऋषि के प्यार को एक्सेप्ट करने से, उससे शादी करने से? तो क्या सस्पेंस है, दिशा का एकदम से मूड कैसे चेंज हुआ और क्या होने वाला है आगे इस स्टोरी में? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बहुत ही धमाकेदार एपिसोड होने वाला है आगे का, तो प्लीज़ मिस मत कीजिएगा। और प्लीज़ अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। बहुत प्लीज़ प्लीज़ हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।